तो दोस्तों आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज और इसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो लेट्स रेडी। और ये सीरीज मैं बना रहा हूँ स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स के लिए। और नीट ये सीरीज जो है वो इसके अंदर एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ाऊँगा। तो वन शॉट में लेक्चर्स बनाने वाला हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर राइट अवे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे बाहर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी के अंदर आने के बाद वो लंग्स में जाता है, लंग्स से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको लेकर के टिश्यूज तक पहुंचाएगा, टिश्यूज से CO2 लेगा और फिर ब्लड उस CO2 को लेकर आएगा पहले हार्ट के पास, फिर लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स में गैस एक्सचेंज होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसमें यही सारी चीज़ें जो अभी मैं बोल के गया हूँ कि जैसे कि देखो ब्रीदिंग के अंदर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ह्यूमन बॉडी है। ओके सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट। फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो ऑक्सीजन थ्रू द पाथ ऑफ द कंडक्टिंग पाथ, जिसमें नॉस्ट्रिल्स से लेकर के नेसल चेम्बर, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसको लेकर के जाएंगे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर वो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल और फिर फाइनली वो आ जाएगा अल्वियोलाई के अंदर। अल्वियोलाई जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जिसके अंदर ऑक्सीजन आने के बाद अल्वियोलाई, जैसे बलून फूलता है तो अल्वियोलाई फूल जाती है और उसके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अंदर ये ऑक्सीजन चला जाता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे अंदर जो गैसेस का फ्लो होता है वो ऐसे ही होता है फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी यहाँ पे इसके अंदर इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड होगा वो ब्लड CO2 रीच होगा, तो उसमें CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है? अल्वियोलाई में। तो अल्वियोलाई में क्योंकि ऑक्सीजन PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑन द हायर साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ऑन द लोअर साइड। अभी पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ अ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो हवा है इसके अंदर बहुत सारे गैसेस होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन या पर्टिकुलर कोई गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर अल्वियोलाई, क्योंकि अभी अभी हमने सांस ली है, अभी अभी इनहेलेशन हुआ है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर PO2 कम है और PCO2 ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर PO2 ज़्यादा है, PO2 कम है। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर, हायर टू लोअर। देखो जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसके लिए एक हम टर्म देते हैं दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स का मूव होना फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया। तो ग्रेडियंट है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गैसेस को ट्रांसफर करा देगा। वैसे ही क्योंकि यहाँ पर CO2 ज्यादा है ब्लड के अंदर, तो ब्लड विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। अल्वियोलाई के अंदर ब्लड CO2 चला जाएगा और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड के अंदर। तो यही चीज अभी इसमें बहुत सारी और भी चीजें इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन हम कर रहे हैं, इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एक्सपायरेशन ऑफ CO2।
इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं और एनसीईआरटी में बोला गया है कि इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन एक बहुत ही ज्यादा वास्ट टर्म है, उसमें बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन, लेकिन एनसीईआरटी में बोल दिया है कि इसी को कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। लेकिन हम एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एनसीईआरटी में जैसी लाइंस दी हुई है वैसे ही आपको याद रखनी है, वैसे ही आपको समझनी है, वैसे ही आपको रटनी भी है। सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसके लिए हमने एक टेबल बना लिया है जिसकी मदद से हम इसको याद भी कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। तो यहाँ पर हमें अलग अलग एनिमल्स के नाम बताए गए हैं। वो एनिमल्स कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस टेबल में आ जाती है। और ये टेबल मैंने एनसीईआरटी को बेस्ड रेफर करके बनाया हुआ है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर का दूसरा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो है स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स। हमने एनिमल किंगडम पढ़ा है। एनिमल किंगडम के ये सबसे बेसिक लोअर एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं वो है। तो इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। तो ये सीधा अपने एंटायर बॉडी से ही गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बाहर से सीधा इनके बॉडी सरफेस से गैस अंदर जाएगी और अंदर वाली गैस बाहर जाएगी। सिंपल है। कौन कौन आता है इसमें? स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स और प्लेटफॉर्म्स। दे यूज टू यूज देयर एंटायर बॉडी सरफेस एज अ एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, हमने पहले टॉपिक में सीखा है कि जहाँ पर बाहर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, अंदर की तरफ आएगा, अंदर वाला जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला गैस होगा वो बाहर जाएगा। सिंपल है। इसके बाद जो दूसरा एनिमल है अर्थवर्म, वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। फिर इंसेक्ट्स का याद रखना है, ट्रकियल ट्यूब्स यूज करते हैं वो। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली ये रेस्पिरेशन कैसे होता है आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, मॉल्यूस्क और फिश, ये जो है वो गिल्स का यूज करते हैं। हमें पता है कि गिल्स की मदद से वो अपना रेस्पिरेशन कैसे करते होंगे, जो क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो दे डू नॉट हैव लंग्स। ओके, तो दे यूज टू रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। इसके बाद टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो है वो लंग्स का यूज करते हैं और लंग्स वाले रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें ह्यूमंस भी आते हैं और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं, उसमें मैमल्स आते हैं और उसके साथ साथ रेप्टाइल्स और कुछ एम्फीबियंस भी आते हैं जैसे फ्रॉग। लेकिन फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब फ्रॉग पानी में होगा तो वो अपने स्किन का यूज करेगा, और जब फ्रॉग जमीन पर होगा तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा, मतलब लंग्स का यूज करेगा गैस एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स है जो लंग्स का यूज करते हैं, तो वो भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट दिख नहीं रहा है तो ऐसे करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसको मैं इरेज करता हूँ अभी और हम तीसरे टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं सीधा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो कंडक्टिंग पाथ है और गैस एक्सचेंज जहाँ पर होता है वो कहाँ पर होता है। तो हम पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा इसके बारे में, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होती है। तो ये जो आप नाक के दो होल्स देख रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। फिर नॉस्ट्रिल से जो हम हवा लेते हैं वो आ जाती है हमारे नेसल पैसेज के अंदर। नेसल पैसेज से वो जाती है नेसल चेम्बर के अंदर। ठीक है, नेसल चेम्बर से आ जाएगी फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स आपको पता ही है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड द एयर व्हिच वी आर इनहेलिंग। तो फूड जो जाएगा वो भी फेरिंग से होकर जाएगा, और जो हवा
ऑक्सीजन जाएगी वो भी फेरिंग से होकर ही जाएगी। उसके बाद हवा आ जाती है लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर लैरिंग से जाएगी ट्रकिया के अंदर, ओके। ट्रकिया जो है, जो यहाँ पर स्टर्नम के पीछे होता है, वो एट द 5th थोरैसिक वर्टेब्रा वो डिवाइड कर जाता है और लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई बन जाती है। फिर लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट वाले लंग्स में लेकर जाएगी ऑक्सीजन को और राइट ब्रोंकाई राइट वाले लंग्स में, ठीक है। फिर ब्रोंकाई आगे फिर डिवाइड होगी, फिर बन जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके फिर डिवाइड होगी और बन जाएगी टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाके फिर और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी और बन जाएगी इनिशियल ब्रोंक्यूल, और इनिशियल ब्रोंक्यूल आगे जाके फिर डिवाइड होगी और सबसे पतली वाली टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से फिर से टर्मिनल ब्रोंक्यूल बहुत सारी अल्वियोलाई के अंदर हवा को लेकर जाएगी। ये मैं यहाँ पर एक ही अल्वियोलाई निकाल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी अल्वियोलाई जो कि बलून लाइक स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो नॉस्ट्रिल से होकर यहीं पर आने वाली। तो इस बात को मैं ऐसे आपको सीक्वेंस में लिख के देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ पर अच्छी जगह है, हम वहीं पर लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है, नेसल पैसेज से नेसल चेंबर, नेसल चेंबर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में एक दो लाइन बताई गई है एनसीईआरटी के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। देखो लैरिंग्स के ऊपर वाले रीजन को हम ग्लॉटिस बोलते हैं और उसकी एक कवरिंग होती है जिसको हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं। तो व्हेन यू आर swallowing द फूड, दैट epiglottis should be closed so that the food should not go inside your respiratory tract। जब ऐसा गलती से हो जाता है तब हमें खांसी आ जाती है, ताकि वो जो पार्टिकल्स ऑफ द फूड है वो बाहर निकल जाए। फिर लैरिंग से हवा आई ट्रकिया के अंदर, ट्रकिया को ही हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और ट्रकिया डिवाइड कहाँ पर हो रहा है? ब्रोंकाई के अंदर। ट्रकिया डिवाइड कहाँ पर होगा? एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टेब्रा। फिर ब्रोंकाई से, ये प्राइमरी ब्रोंकाई होगी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई। I hope it is visible। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल और उसके बाद अल्वियोलाई। तो ये पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अलावा और भी कुछ चीजें दी है एनसीईआरटी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर आती है। वो जो लंग्स होते हैं हमारे, दे आर कवर्ड विथ डबल मेम्ब्रेन, जिसको टुगेदरली हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलेंगे? प्लूरा। 2 मेम्ब्रेन से तुम्हारे लंग्स कवर्ड है और इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिससे लंग्स जो है वो फ्रिक्शन से बचते हैं। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। जो इनर मेम्ब्रेन है वो लंग से कनेक्टेड होती है और आउटर मेम्ब्रेन थोरैसिक कैविटी से कनेक्टेड होती है। और इसके बीच में, इस प्लूरा के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? एक फ्लूइड है जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड।
अगर हम थोरेसिक केज की बात करें कि ये लंग्स जो है हमारे वो किस तरीके से थोरेसिक केज के अंदर सेफली रहते हैं, तो सामने ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर ये वाली हड्डी, इसको हम चेस्ट बोन या स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ पर होती है वो, सपोज दिस इज अ स्टर्नम, और लंग्स के नीचे क्या होता है, तो एक मसल होती है डोम शेप्ड मसल जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। हमें पता है कि पीछे की तरफ वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है, तो पीछे इसके क्या हुआ, वर्टेब्रल कॉलम, और वर्टेब्रल कॉलम से निकल कर रिब्स आएगी, स्टर्नम को यहाँ पर जुड़ेगी, वहां से आएगी स्टर्नम को आगे से जुड़ेगी, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम। रिब्स भी हमें पता है, हमने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा है, हम पढ़ने वाले हैं और आगे जाके कि रिब्स जो हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, मतलब टोटल 24 रिब्स होती है। 12 पेयर्स में से जो ऊपर वाली 7 पेयर्स होती है वो होती है ट्रू रिब्स, क्योंकि वो पीछे से और आगे से दोनों से जुड़ी हुई है, आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम। लेकिन उसके नीचे वाली जो 3 लेयर्स होती है, 3 रिब्स होती है, वो होती है हमारी फॉल्स रिब्स, जो पीछे से तो वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ती है, लेकिन आगे से वो यहाँ पर आकर आगे से वो 7th रिब को जुड़ती है, ऐसे 7th रिब को जुड़ेगी, तो स्टर्नम को नहीं जुड़ेगी, 7th रिब्स को, 7th वाली स्टर्नम से जुड़ी है और 7th रिब को ये आकर जुड़ रही है, तो ये फॉल्स रिब्स है। और लास्ट की जो 2 रिब्स होती है पीछे से तो आती है वर्टेब्रल कॉलम से, लेकिन आगे से कहीं पे जुड़ती नहीं है, वो फ्लोट करती रहती है, उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से सामने वाली साइड से स्टर्नम, पीछे वर्टेब्रल कॉलम, साइड से रिब्स और नीचे से डायफ्राम, बीच में आपके लंग्स, दे आर सेफ देयर। इसको हम थोरेसिक केज बोलते हैं। दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको मैं पॉज करता हूँ, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और फिर हम 4th टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। तो दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर उसी टॉपिक के अंदर ये पॉइंट आता है जो कि बच्चे याद नहीं रख पाते, तो इसके लिए मैंने एक नेमोनिक बनाया है जिसका नाम है BDTDU। आपको बस इतना याद रखना है, BDTDU। बी फॉर ब्रीदिंग, मतलब जो हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर फेंक रहे हैं। डी फॉर डिफ्यूजन, लेकिन ये डिफ्यूजन जो लंग्स में हो रहा है, अल्वियोलाई से हवा जा रही है ब्लड में, कैपिलरी के अंदर। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड, तो ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन जाएगा, उसका क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो आरबीसी में जाता है, ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर वो हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर वो जाएगा टिश्यूज के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट कौन करने वाला है, ब्लड। यहाँ पर मैं ब्लड लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। उसके बाद डिफ्यूजन होगा, लेकिन ये कौन सा डिफ्यूजन, ब्लड कहाँ लेकर जाएगा उसको, टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज के अंदर हमें पता है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर जाएगा टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज से CO2 को उठाएगा और वो आ जाएगा ब्लड के अंदर। तो ये डिफ्यूजन वहां पर हो रहा है। और यूटिलाइजेशन, ऐसे ऑक्सीजन पहुंच गया हर सेल के पास। 1 मिनट में पॉज करता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। तो यूटिलाइजेशन करेंगे सेल्स ऑक्सीजन का। हमें पता है ऑक्सीजन का क्या यूटिलाइजेशन होता है। सेल्स के अंदर जाने के बाद जो हमारा ATP बनने वाला है, तो ATP बनाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका बहुत यूज़ है ATP बनाने के लिए। और जब ये हो रहा है तो CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और CO2 प्रोड्यूस होने की वजह से फिर वो, क्योंकि वो टॉक्सिक गैस है तो वो सेल्स अपने पास नहीं रखती है, वो चला जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसको याद रखिए, BDTDU, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंस्पायरेशन एंड
एक्सपायरेशन। इसको समझने के लिए हमें प्रेशर ग्रेडियंट को समझना होगा कि कहाँ से कहाँ तक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है फॉर ईच गैस, ऑक्सीजन एंड CO2। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, किससे, लंग्स से। तो लंग्स के अंदर मान लो कि ऑक्सीजन कम है, PO2 कम है, और एटमॉस्फेयर के अंदर PO2 ज्यादा है। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जाएगा, उसको हम इंस्पायरेशन बोलेंगे। और एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर CO2 ज्यादा है, एटमॉस्फेयर के अंदर कम है, तो वो लंग से एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा एक्सपायरेशन के CO2। तो पार्शियल प्रेशर क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ गैसेस मूव हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे ही ग्रेडियंट बनाने के लिए ताकि बाहर की गैस अंदर आए, अंदर वाली बाहर जाए, इसको करने के लिए हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक चेम्बर है, उसके अंदर थोरैसिक केज है, उसके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस होता है जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट क्रिएट हो पाता है और गैसेस का ट्रांसफर होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। और वो कैसे होता है ये हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसको इनिशिएट करवाने के लिए हमारे पास है डायफ्राम, जो हमने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर ब्रोंका, ठीक है, ये हमारे लंग्स। तो लंग्स के नीचे ये डायफ्राम है, और डायफ्राम जब डोम शेप्ड होता है तब वो रिलैक्स स्टेट में होता है, और जब वो फ्लैट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड। तो अभी मान लो कि ये रिलैक्स्ड है, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंस्पायरेशन हम सीखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, जिसकी वजह से ये लंग्स को ऊपर उठाएगा। लेकिन इससे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होने के बाद इससे कौन जुड़ा हुआ है, स्टर्नम। और स्टर्नम से कौन जुड़े हुए हैं, रिब्स। तो कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से स्टर्नम ऊपर उठता है। तो हमें सेकंड पॉइंट लिखना होगा यहाँ पर, दी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber and lift up of the sternum। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दो चीजें और ध्यान में रखनी है कि कैसे आपको, देखो ये एक रूम है, इसके अंदर जो हवा है, उस हवा का एक प्रेशर होगा इस वॉल के ऊपर, राइट। अगर मैं ये साइड वाली दीवार को हटा देता हूँ और इस रूम को बड़ा कर देता हूँ, तो वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हवा को मूव करने के लिए ज़्यादा। तो ज़्यादा वॉल्यूम अगर होता है किसी रूम का, तो वो हवा के दबाव को कम कर देता है, और अगर रूम का वॉल्यूम कम होता है तो वो हवा के दबाव को बढ़ा देता है, क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स है उसको मूव करने के लिए जगह नहीं है, तो वो ज़्यादा दबाव गिराएंगे वॉल के ऊपर। सो एज द वॉल्यूम of the room is increasing, the pressure is decreasing। okay, 1 minute। तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर दो वॉल्यूम को हमें ध्यान में रखना है। एक तो थोरैसिक वॉल्यूम, जो थोरैसिक केज है उसका एक वॉल्यूम है, वो बढ़ेगा, तो क्योंकि लंग्स उससे अटैच्ड है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स के अंदर की वॉल्यूम। तो थोरैसिक वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर होगा वो कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो
इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से स्टर्नम और रिब्स ऊपर उठते हैं। एक बात आपको और याद रखनी है कि रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये वॉल्यूम को इंक्रीज कराती है, थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कराती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से पल्मोनरी एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो पल्मोनरी एयर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो किससे डिक्रीज होगा? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हवा एटमॉस्फेयर से कहाँ आ जाएगी? लंग्स के अंदर, और इसी को हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। इसका उल्टा किसमें होगा? एक्सपायरेशन में। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, स्टर्नम रिब्स नीचे आ जाएंगी, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया तो पल्मोनरी एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा किससे ज़्यादा? एटमॉस्फेयर से ज़्यादा। तो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा अगर पल्मोनरी एयर प्रेशर है तो लंग्स से हवा कहाँ आ जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब एक्सपायरेशन हो जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं अभी लिख के देता हूँ आपको, ताकि आपको ये सारी प्रोसेस याद रहे। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस सीक्वेंस याद रखनी है। तो सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से स्टर्नम ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से और थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है डॉर्सोवेंट्रली। उसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एयर प्रेशर कम हो रहा है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर, पल्मोनरी में कम प्रेशर, तो हवा ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर से लंग्स में हवा आ जाएगी। उसका ठीक उल्टा एक्सपायरेशन में होगा। इसको मैं लिख के भी देता हूँ आपको, इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद हम लिखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम इंस्पिरेशन का सीक्वेंस देख रहे हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, इंस्पायरेशन मतलब ब्रीदिंग इन ऑफ गैसेस, ये जो अब मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डायफ्राम जो है वो डोम शेप मसल है व्हेन इट इज़ इन रिलैक्स स्टेट, लेकिन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट विल बिकम फ्लैट। तो फ्लैट जब होगा तो उसके बाद जो थोरैसिक वॉल्यूम है, मतलब थोरैसिक केज के अंदर का वॉल्यूम, वो इंक्रीज होगा। तो थोरैसिक वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो रिब्स के बीच में जो मसल्स है, जैसा कि हमने पहले देखा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इन द एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस, देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके बाद स्टर्नम और रिब्स ऊपर उठ गई, जिसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, थोरैसिक वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इट विल इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम एंड इट विल डिक्रीज द इंटर पल्मोनरी प्रेशर देन एटमॉस्फेयर। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो हवा बाहर से अंदर आ जाएगी एंड इंस्पायरेशन हो जाएगा। उसका एग्जैक्टली अपोजिट एक्सपायरेशन के वक्त डायफ्राम रिलैक्स होगा। दे कम इन डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, रिब्स विल कम इन देयर नॉर्मल पोजीशन, इट विल रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम। थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इट विल इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर देन एटमॉस्फेयर। तो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, किससे? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कम प्रेशर, अंदर बाहर ज़्यादा प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर कम प्रेशर, लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर, तो हवा लंग्स से एटमॉस्फेयर में एक्सपायर हो जाएगी, मतलब बाहर चली जाएगी, CO2 बाहर चला जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये मैंने एग्जैक्टली नीट को रेफर करके बनाया हुआ फ्लो चार्ट है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इसका हमने टेबल ही बना लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम
IRV, ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम को पढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, मान लो कि हम क्लासरूम के अंदर ऐसे ही बैठे हुए हैं और बिल्कुल हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग में भी हम पूरी हवा अंदर नहीं लेते हैं, हमारे लंग्स को पूरी तरीके से फिल नहीं करते हैं, तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो बेसिकली कम होता है। एक बार में हम 500 ml ही हवा को अंदर या बाहर छोड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन अगर हम मिनट में जाए तो 6000 ml टू 8000 ml of tidal volume we used to inspire or expire. That is tidal volume. Volume of air inspired or expired during normal, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, कोई आप डरे हुए नहीं हो या घबराए हुए नहीं हो या दौड़ नहीं रहे हो, तो आप इतनी हवा को 1 मिनट में अंदर या बाहर छोड़ो। फिर आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। अगर आपको मैं फोर्स करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर लेनी है, तो वो हो जाएगी आपको आपकी IRV, वो होती है 2500 से 3000 ml, मतलब इतनी हवा हम ले सकते हैं। सोचिए हम बस 500 ml हवा को अंदर ले रहे हैं। उसके बाद आती है ERV, जो कि 1000 टू 1100 ml, मतलब आपको मैं फोर्स करता हूं कि आपको पूरी हवा अपने लंग्स से निकालनी है, तो जितनी हवा बाहर जाएगी वो होगी 1000 से 1100 ml, लेकिन फिर भी आपका लंग्स कुछ हवा को अपने अंदर रखता है। अगर आप पूरा हवा निकालने की कोशिश करते हो या कर भी देते हो, तो भी आप पूरी लंग्स की हवा को बाहर नहीं निकाल सकते, और वो होती है आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा आपके लंग्स के अंदर रहती है। वो होती है 1100 से 1200 ml ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अगर आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन से पूरी हवा निकाल भी देते हो, फिर भी इतनी हवा आपके लंग्स के अंदर बच जाएगी। तो ये होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम, IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद आपकी आती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है। इसको याद रखने के लिए आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज क्या हो गई फिर आपकी, मान लो कि आपने टाइडल वॉल्यूम को अंदर लिया, फिर आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर ले लिया, तो आपकी हो गई ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब TV प्लस IRV, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैसे ही आपकी टाइडल प्लस ERV अगर आप करते हो, मतलब आपने हवा छोड़ी फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी छोड़ा, तो वो आ जाएगी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल, इसमें आपको ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको ऐड करेंगे तो आपकी हो जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ के सब ऐड कर देना है। हमने TV टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबको मिला के हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी। इसमें बस रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है, अगर आप इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम डाल दोगे तो VC, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या बन जाएगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये था हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके लिए आपको ये गैसेस का ग्रेडियंट समझना होगा कि कहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। पार्शियल प्रेशर को हम mmHg में काउंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होता है आप देख सकते हो, एटमॉस्फेयर के अंदर 159 mmHg। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन यहाँ से अल्वियोलाई में तो जाएगा ही, क्योंकि अल्वियोलाई का 104 है। उसके बाद अल्वियोलाई के अंदर आने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्योंकि 40 mmHg है, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, राइट। यहाँ पे 95 है ऑक्सीजनेटेड में, टिश्यूज के अंदर कम है, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हो, ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन मूव कर रहा है। वैसे ही CO2 आप देख सकते हो, टिश्यूज के अंदर ज्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो यहाँ से यहाँ आएगा। डीऑक्सीजनेटेड में ज्यादा है, अल्वियोलाई में कम है, तो यहाँ से यहाँ आएगा। एटमॉस्फेयर के अंदर कम है, इसमें अल्वियोलाई में ज्यादा है, तो अल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो गैस एक्सचेंज दो जगह पर हो रहा है, एक तो लंग्स के अंदर हो रहा है और एक तो टिश्यू लेवल पे हो रहा है, टिश्यूज के अंदर, राइट। कैसे मूव हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हार्ट है, यहाँ पर आपके लंग्स है, यहाँ पर आपके बॉडी ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, समझो। तो हार्ट पंप कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को,
लंग्स के अंदर O2 ज़्यादा है, ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा है, तो O2 आ जाएगा ब्लड में, CO2 चला जाएगा CO2 चला जाएगा लंग्स के अंदर, O2 लंग से ब्लड में आ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट उसको पंप कर देगा टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर टिश्यूज़ के अंदर गैस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यूज सेल्स के पास, CO2 आ जाएगा ब्लड के अंदर, फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट के पास आएगा। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में और एक बार पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अब मैं बस आपको समझ में आए ये सब कैसे हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ रफ डायग्राम के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, फिर हार्ट टू बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, ऐसे गैस एक्सचेंज होता है। अभी यहाँ पर गैस एक्सचेंज होने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है। मान लो कि ये अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, अभी अभी हमने सांस ली है, अल्वियोलाई में CO2 कम है, अल्वियोलाई से लगकर ही ब्लड कैपिलरीज होती है, वो भी बहुत पतली होती है, एंडोथेशियम से बनी हुई, उसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, अल्वियोलाई की इपिथेलियम वो भी सिंगल सेल से बनी हुई पतली सी लेयर है। तो ये तीन से ये जो मेम्ब्रेन है ये बनती है। ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड में चला जाएगा, यहाँ पर CO2 ज़्यादा है तो CO2 डिफ्यूज़ करके अल्वियोलाई में आ जाएगा। यहाँ पर एक बार गैस एक्सचेंज हुआ, वैसे ही टिश्यूज़ के अंदर भी गैस एक्सचेंज होता है। सो दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। हमने सीख लिया है कि अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कैसे आता है। तो ऑक्सीजन आने के बाद अल्वियोलाई से जब वो ब्लड में जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर अभी RBCs भी है, प्लाज्मा भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो RBC के अंदर जाता है। RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन को 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय RBCs। तो RBC जो है वो 90% ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर लेगी और जो बचा हुआ 3% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। तो प्लाज्मा भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, RBC ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर जा रही है और RBC के अंदर क्या बन चुका है अब, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब मान लो कि ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो हर चेन को एक ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है और ये क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास, हार्ट से लंग्स के पास, सॉरी हार्ट से टिश्यूज़ के पास। टिश्यूज़ भूखे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। अभी टिश्यूज में यहां पर ये पैरामीटर्स आप ध्यान में देखो, ऑक्सीजन बाइंड कब कर रहा है हीमोग्लोबिन को और छोड़ कब रहा है। अभी हीमोग्लोबिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, हीमोग्लोबिन CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन कब CO2 बाइंड करेगा, कब ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ये डिसाइड करता है ये पैरामीटर्स। कब बाइंडिंग होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा और ये तीनों चीजें कम होगी। तीनों चीजों में क्या आता है, CO2 कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। वो कहाँ पर कम होता है, लंग्स में, अल्वियोलाई के अंदर। अल्वियोलाई में ये सारी चीजें कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। जब हमने सांस ली है तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन ऐसा आदमी है जिसकी 2 गर्लफ्रेंड्स है, मान लो, अच्छी बात नहीं होती है 2 गर्लफ्रेंड्स रखना, लेकिन मान लो कि हीमोग्लोबिन की 2 गर्लफ्रेंड्स है, एक ऑक्सीजन है और एक CO2 है। अभी इसको ज़्यादातर CO2 पसंद है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रहा तो वो ऑक्सीजन के साथ मान लो कि मूवी देखने चला जाएगा। अगर CO2 ज़्यादा रहा तो वो CO2 के साथ मूवी देखने चला जाएगा। ऐसा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, बाकी ये तीनों कम है, तो ऑक्सीजन विल बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अभी इसका उल्टा, जब टिश्यूज में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा तो वहां पर PO2
कम होता है क्योंकि टिश्यू ने पूरा ऑक्सीजन यूज कर लिया है, तो ऑक्सीजन कम है वहां पर। क्या ज्यादा है वहां पर? CO2 ज्यादा है, तो सीधा वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, CO2 को पकड़ लेगा। वहां पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो ये सारे फेवरेबल डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को हेल्प करते हैं, तो ऑक्सीजन को वो डिसोसिएट छोड़ देगा। कहां पर? इन द टिश्यूज। ये इन टिश्यूज हो रहा है, ये इन लंग्स हो रहा है। समझ गए? ठीक, इसका उल्टा यहां पर होगा। यहां पर देखो 20 to 25% ऑफ RBC विल ट्रांसपोर्ट दी CO2, 70% एज बाइकार्बोनेट आयंस वो ट्रांसपोर्ट होगा, और 7% इट विल डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। बाइंडिंग कब होगा CO2 का हीमोग्लोबिन को? जब CO2 ज्यादा होगा, ये तीनों ज्यादा होंगे, और ये O2 कम होगा तब। डिसोसिएशन कब होगा? जब CO2 कम होगा। ये कहां पर होता है? लंग्स में। ये कहां पर होता है? टिश्यूज में, जो कि होना चाहिए। टिश्यूज के पास CO2 ज्यादा है, तो CO2 बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन को। लंग्स के अंदर CO2 कम है, तो CO2 छूट जाएगा, ऑक्सीजन पकड़ लेगा। ऐसे समझ में आया? इसके बाद यहाँ पर आरबीसीज के अंदर एक और चीज होती है। आरबीसीज के बाद ये एंजाइम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, और ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। CO2 विल बाइंड विद रिएक्ट विद H2O, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये HCO3 बनाएगा अल्टीमेटली, प्लस हाइड्रोजन आयन बनाएगा, और ये इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा ज्यादातर। ठीक है, इसका ठीक उल्टा लंग्स में हो जाएगी। इसकी ठीक उल्टी रिएक्शन सेम एंजाइम लंग्स में करा देगा, ताकि CO2 छूट जाए इसकी, और ये रिएक्शन होगी टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ये प्लाज्मा के अंदर भी होता है। फिर एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। ये बात आपको याद रखनी है। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वेयर एज 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml बस CO2 होता है। तो 4 ml वो 100 ml कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड में 5 ml ऑफ O2। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी हम लास्ट के 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, उसको खत्म करते हैं, फिर ये चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेगुलेशन मतलब क्या? कम ज्यादा करना। कब हमें ज्यादा सांस लेनी है, कब हमें कम सांस लेनी है, ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, हमें ज्यादा सांस लेने की कब जरूरत है? जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ऑक्सीजन की डिमांड है, तब हमें ज़्यादा ब्रीदिंग करनी चाहिए, ज़्यादा बार ऑक्सीजन को अंदर लेना चाहिए। और जब हम बहुत रिलैक्स्ड है, मान लो सो रहे हैं, तब हमारा जो रेस्पिरेशन है वो स्लो रेट पे चलना चाहिए। और ये नॉर्मली जो ये अपने आप होता है, इसके लिए हमारे पास मेडुला रीजन के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, और पॉन्स रीजन जो कि न्यूरल सिस्टम के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो सिस्टम्स हैं, पॉन रीजन है, उसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, यही आपके रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन के। और प्राइमरीली तो ये होता है, और इसको कंट्रोल करने वाला ये है। तो ये आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, और ये आपके कंट्रोल करने वाले का मास्टर कंट्रोलर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पी से पी याद रखिए, पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक, मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी RRC, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। और इनके एडजेसेंट कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं, जैसे कि CO2 मान लो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हाइड्रोजन आयन भी बढ़ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा? दिस विल मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। CO2 अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो CO2 को निकालना ज़रूरी है, तो ज़्यादा बार रेस्पिरेशन करो, ज़्यादा बार ब्रीदिंग करो। ये कौन बताएगा? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। और कीमोसेंसिटिव एरियाज इसको बताएंगे कि CO2 ज़्यादा बढ़ गया है। ये कीमोसेंसिटिव एरियाज हमारे कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क के अंदर भी होते हैं। ये भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ताकि ज़्यादा बार रेस्पिरेशन, ज़्यादा बार ब्रीदिंग हो, और ज़्यादा CO2 बाहर निकले, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए। रेगुलेशन मतलब क्या? कम ज़्यादा करना। और इसमें ये दोनों चीज़ें अलॉन्ग विद द कीमोसेंसिटिव एरियाज एंड कैरोटिड आर्टरी एंड
एओर्टिक आर्क, ये चीज़ें आपका रेगुलेशन करती है रेस्पिरेशन का। अब हम मूव करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस के बारे में लर्न करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट टॉपिक, जिसमें हम डिसीज और डिसऑर्डर सीखने वाले हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमें 3 डिसऑर्डर सीखने हैं। पहला अस्थमा, एम्फाइसेमा और तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा के अंदर क्या होता है कि हम ब्रीद नहीं कर पाते। देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो आपको इतना ही याद रखना है, एक ही लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बस नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करिए, उससे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यूजुअली एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है क्वेश्चन। एम्फाइसेमा, अल्वियोलर वॉल्स गेट्स डैमेज। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ये डिसऑर्डर डिसीज होता है एम्फाइसेमा, जिसमें अल्वियोलर की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अच्छे से डिफ्यूज़ नहीं हो पाता और आरबीसीज के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसको हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये जो लेबर इंडस्ट्री है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज है, इनके लेबर्स को होता है। और इसमें मेनली क्या होता है, फाइब्रोसिस, विच इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड सीरियस लंग डैमेज। तो ये जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज होती है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज होती है, इनके जो लेबर्स होते हैं, अगर वो मास्क नहीं पहन के चलते हैं तो वो डस्ट, कंटिन्यूस डस्ट की वजह से डस्ट पार्टिकल्स उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है और लंग डैमेज उनका हो जाता है। इतना ही आपको याद रखना है डिसीज एंड डिसऑर्डर के अंदर। इसके अलावा आप ज़्यादा डिटेल में नहीं भी गए तो भी चलेगा। तो दिस वॉज अबाउट दिस चैप्टर कॉल्ड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप इट इज़ हेल्पफुल इन योर नीट प्रिपरेशन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर more and more lectures like this, and share this video to your friends. Thank you so much. We will meet in the next lecture. Till then, take care.